everybody, welcome back to this session. Today I'm going to discuss a topic related to model axial lever. As we know, you all know different facts about model axial lever because I already delivered many lectures on model axial levers. फ्रेंड्स, आज इस कड़ी में हम 3 ऐसे मॉडल axial lever पर चर्चा करेंगे जिसका ज़्यादातर यूज आपके स्पोकन रिटन में ज़्यादातर होता है और वो आपका है शुड, वुड और कुड। जैसा कि किसी भी कंपटीशन में खास करके एरर्स वाले पार्ट में और आपको स्पोकन पर्पस से ज़्यादातर किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से राइज करने के लिए भी इस तरह का मॉडल axial lever का प्रयोग किया जाता है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसको मैं खास करके यहाँ पर रिटर्न में भी इस तरह से कि मॉडल axial lever की कुछ अपनी विशेषताएं हैं कि मॉडल axial lever हमेशा अपने मूल फॉर्म में अर्थात ओरिजिनल फॉर्म में होता है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाता है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ इसको हम रखते हैं। जैसे मैं मान लो आप कहते हैं कि आपको यह कार्य करना चाहिए या आप इस कार्य को कर सकते हैं, तो जब भी मॉडल axial lever आएगा तो उसके साथ यहाँ पर वर्ब जो है मेन वर्ब के रूप में ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा और ये अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट भी रखते हैं तो मॉडल axial lever में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाएगा। अर्थात मॉडल axial lever के सेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही क्यों ना हो, लेकिन ये हमेशा अपने फर्स्ट यानी कि मूल रूप में ही होगा, ओरिजिनल फॉर्म में, और उसके तुरंत बाद अगर हमको मेन वर्ब देना होगा तो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आपको लगेगा। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे इस तरह के पार्ट्स हैं। खास करके आज हम बेसिकली इस तीनों पर चर्चा करेंगे, तो वन बाय वन करके इस तरह से चलते हैं। तो पहला नंबर आपका हो जाता है शुड का। शुड का इन जनरल मीनिंग चाहिए सेंस के लिए देते हैं और ख़ास करके इसको अगर देखा जाए तो किसी भी इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ख़ास करके किसी भी जनरल इंस्ट्रक्शन हो, अगर मान लीजिए कोई भी वैसा इंस्ट्रक्शन जो मास लेवल के लिए हो, जो आप ये लार्ज यानी कि व्हेन यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स और पर्टिकुलरली टू अ लार्ज नंबर ऑफ एनीबडी एल्स, कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए है और उसको पालन करना है, तो वहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन के रूप में आप शुड का प्रयोग करेंगे। दूसरा होता है कोई भी सजेशन, एनी टाइप ऑफ, मान लो कि डॉक्टर अगर बोलते हैं कि टेक योर मेडिसिन यानी कि यू शुड टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, तो एक प्रकार से सुझाव ही है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन के साथ साथ एक सजेशन होता है, अर्थात कोई भी एक तरह से आपको एक तरह से सुझाव अगर दिया जाता है तो उसको भी आप शुड के सेंस में यानी शुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा जाता है कि कोई भी मॉरल या खास करके कोई भी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। तो 3-4 चीज़ में खास करके, और ज़्यादातर कोई भी खास करके आपको इंस्ट्रक्शन के टर्म में और ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और खास करके कोई भी अगर एक जनरल इंस्ट्रक्शन की बात हो तो शुड का प्रयोग किया जाता है। अब इस संदर्भ में कई सारे स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेंगे। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो इस केस में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड का फॉर्म। तो इस केस में क्या होता है कि यदि मैं कहूँ कि उसे अपना कार्य समय पर पूरा करना चाहिए इन जनरल, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, सब्जेक्ट यानी कि ही शुड कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। क्लियर? तो ये हुआ इन जनरल शुड का एक जनरल
सेकंड हो जाता है कि अगर हम इसको किसी भी तरह से ऐसे बोलते हैं कि आपको लाइफ में एक डॉक्टर बनना चाहिए, तो इस तरह का सेकंड नंबर हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सब्जेक्ट के साथ शुड प्लस बी का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर आप नाउन या फिर कोई भी इस तरह का हम टर्म दे सकते हैं अदर वर्ड का, खास करके क्लियर। अब इस संदर्भ में इसको कैसे बनाएं? अगर मैं कहूं कि आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए इस तरह से, तो आप इसको कैसे बनेंगे? तो यहाँ एडजेक्टिव का भी टर्म, इसलिए अदर वर्ड का मतलब है कि नाउन होगा या आप कुछ इस तरह से एडजेक्टिव का टर्म रख सकते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए या होना चाहिए, आप उसके सिम्टम के आधार पर बोलते हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? यू शुड बी अ डॉक्टर, तो नाउन का संदर्भ है। लेकिन मैं कहूँ कि वो उस पोस्ट के लायक नहीं है, लेकिन मैं कहूँ कि उसे उस लायक होना चाहिए, अर्थात उसे ईमानदार होना चाहिए, तो इस सेंस में क्या कहेंगे? ही शुड बी ऑनेस्ट, तो एडजेक्टिव का टर्म। तो कहने का मतलब, इसीलिए इन दोनों में से कोई भी इस तरह का हो सकता है, तो आप अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अर्थात कि मीनिंग है ना, जैसा मीनिंग होगा आप लगा सकते हो। खास करके यहाँ पर 20 शब्द से 2 मीनिंग आएगा, बनना भी और होना भी, क्लियर। इसी तरह से अगर मैं एक इस प्रकार का अगर रखता हूँ कि आपके पास एक, मान लो आप कॉलेज जाते हो, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए ताकि आप कॉलेज टाइम पर जा सकें, तो इसको कैसे बताएंगे? इस केस में आप जो है इस तरह का स्ट्रक्चर प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड नंबर, सब्जेक्ट के साथ अगर शुड के साथ हैव का भी प्रयोग किया जाए और कोई ना कोई इस तरह से नाउन का टर्म आ जा हो, तो इस तरह से इसका मीनिंग क्या होगा? जब आप किसी भी नाउन को रखने की बात बोलते हैं या उसका पोजीशन का बोध कराते हैं, तो उस सेंस में शुड के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि उसके पास एक बाइक होनी चाहिए, मोटरसाइकिल होनी चाहिए, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो ही शुड हैव अ बाइक। अब इस तरह से होना चाहिए, यानी कि उसके पास, उसको एक कार रखनी चाहिए या उसके पास वो, इस तरह से पोजीशन का अगर बोध कराएंगे तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, क्लियर। अब इसी संदर्भ में मान लो कि अगर मैं इस तरह से कहता हूँ कि ही शुड स्टॉप गोइंग देयर, मान लो उसको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बताएंगे? तो इस तरह के सेंटेंस को बताने के लिए आपको करना क्या है कि आप कोई भी वर्ड वैसा रख दो, यानी कि ये जनरल वर्ड है और इसमें हम सुझाव देंगे, तो सुझाव 2 तरह का होगा, एक पॉजिटिव में होगा, दूसरा जैसे मैं कहता हूँ कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो स्टॉप, आपको ये कार्य शुरू करना चाहिए, तो स्टार्ट, क्लियर। आपको ये कार्य करते रहना चाहिए, तो उसका भी, तो इस तरह से नेक्स्ट आपका इस तरह से लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस, और यहाँ पर अगर हम स्टॉप की बात करते हैं और अदर वर्ड, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो सब्जेक्ट के साथ शुड प्लस स्टॉप, अर्थात कि इस सेंस में आप कह सकते हो कि उसे वहाँ, मान लो कि कोई वैसा जगह है जो उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप इसमें कैसे कहेंगे? तो आप इसमें इस तरह से कह सकते हैं कि उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो इस टर्म में एग्जाम्पल को कैसे लिखेंगे? तो ही शुडंट, है ना, या ही शुड स्टॉप गोइंग देयर। मान लो इसके एग्जाम्पल को अगर लेते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो ही शुड स्टॉप, है ना। अब यहाँ पर 2 तरह का आएगा, अदर वर्ड के टर्म में अगर हम वहाँ पर मना कर रहे हैं कोई भी कार्य करने को, तो ही शुड स्टॉप गोइंग देयर, या फिर आप इसको जरड का फॉर्म या नहीं तो टू गो देयर, इस तरह से बना सकते हैं, क्लियर। यानी कि वहाँ जाना उसे बंद कर देना चाहिए, अर्थात तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, एक प्रकार से नेगेटिव वर्ड के साथ इसको दिखाया जाएगा इस तरह से। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि कोई भी वैसा सेंटेंस है और उसको हम कहते हैं कि आप इसको स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करने के लिए आप क्या देंगे? जस्ट अभी हमने लिखा कि यू शुड
स्टॉप। अब इसी संदर्भ में अगर मैं कहूँ कि आपको यह कार्य शुरू करना चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जनरल इंस्ट्रक्शन के साथ अगर हम वर्ड को चेंज करते जाएंगे तो वो अलग अलग सिचुएशन के लिए बनते जाएगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि इस तरह का अगर रहता है कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस स्टार्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर? यानी कि अगर इस तरह का रहता है कोई भी कार्य आपको शुरू, माने कि मैं कहूँ कि आप पहले वो कार्य नहीं करते थे, अब आपको करना चाहिए, तो इस तरह से इसको कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम्पल के द्वारा भी देखते हैं। तो हम कह सकते हैं इसको ही शुड स्टार्ट। अरे अब देखो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वैसे मैं कहूँ कि उसको सवेरे जगना शुरू करना चाहिए, मतलब वो सवेरे नहीं जगता था, या मैं उसे कहूँ कि उसे यह कार्य शुरू करना चाहिए, तो ही शुड स्टार्ट, है ना, डूइंग, या इसको डायरेक्ट कहेंगे यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो स्टार्ट। तो दो तरह से आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं, डूइंग दिस वर्क या टू डू दिस वर्क। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर अगर स्टार्ट है तो स्टार्ट के तुरंत बाद यहाँ पर V1 का जो टर्म होगा वो इन्फिनिटिव के टर्म में होगा। कहा कि कोई भी आप कार्य करेंगे तो वहाँ ने शब्द को जोड़ने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो इस संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे 2 प्लस V1 का टर्म इन जनरल आएगा, है ना। तो ही शुड स्टार्ट। अब मान लो इसको सिंपल अगर इस तरह से देखा जाए कि उसे अंग्रेजी बोलना शुरू करना चाहिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ही शुड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलना शुरू करना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि उसे वहां जाना शुरू करना चाहिए या उसे जाना अब स्टार्ट शुरू कर देना चाहिए, तो ही शुड गो, है ना, या ही शुड स्टार्ट, है ना, गोइंग देयर। क्लियर? इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि या तो 2 प्लस V1 से बनाएंगे या फिर डायरेक्ट वर्ब के फोर्थ फॉर्म का हम यूज यहाँ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता था इसी प्रकार से, जैसे मैं कहूँ कि आपको अच्छा काम करते रहना चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं इस प्रकार से, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस कीप शब्द से आप बना सकते हैं कीप प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब मैं कहूँ कि यू शुड कीप, है ना, तो कीप और कीप ऑन दो वर्ड होता है। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रहना, तो यदि कोई काम जारी है ना, तो आप उसको इस तरह से बना सकते हैं जैसे गोइंग ऑन और कीप ऑन लगभग सेम वर्ड के लिए, सेम सेंस के लिए होता है, तो आप उसके लिए जारी। और यहाँ पर यू शुड कीप, अब मान लो कि डूइंग गुड वर्क, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर V1 के टर्म में अगर लिखें तो 2 प्लस V1 से उसको लिखना होगा, टू डू गुड वर्क। क्लियर? अच्छा कार्य। तो इस तरह से कीप शब्द का प्रयोग तब किया जाएगा जब आप कोई भी कार्य को निरंतर जारी रखने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर शुड के सब्जेक्ट शुड के साथ कीप का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो कहीं ना कहीं इस सेंस में यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर को इस तरह से बना सकते हैं। क्लियर? और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होंगे, और लेकिन यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो शुड का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है? शुड का। यानी कि इस सेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट सिचुएशन में लेकिन एक ही वर्ड, एक ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर कई सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। एक लास्ट शुड में हम रखेंगे, जैसे कि आप कोई पास्ट डिजायर, कोई भी इस तरह से या पास्ट एक्सप्रेशन को अगर आपको दिखाना है तो उसको कैसे लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ कि आपको यह कार्य कर लेना चाहिए था, तो यहाँ भी सजेशन के रूप में है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो सब्जेक्ट के टर्म में, सब्जेक्ट के यहाँ पर इस तरह से शुड हैव का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, यानी सब्जेक्ट शुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर देखेंगे इसको कि इस तरह के सेंटेंस में कैसा मीनिंग निकलेगा। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के रूप में कि इस तरह से आप लिख सकते हो
कि यू शुड हैव, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसको कंप्लीटेड। क्लियर? यू शुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, यानी कि आपको यह कार्य पूरा कर लेना चाहिए था, ऐसा आएगा। यानी कि पास्ट में कोई भी कार्य को करने के बारे में अगर हम बताते हैं कि वो कार्य नहीं हुआ और उसको मैं बोल रहा हूं कि आपको ये कार्य कर लेना चाहिए था, तो वहां भी एक प्रकार से एक सजेशन के टर्म में दिया या चाहिए था, यानी कि सुझाव है एक प्रकार से इस तरह का, और शुड के साथ उसको रखेंगे। लेकिन जब भी हैव यहाँ शब्द जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब के टर्म में, मेन वर्ब आपका है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसको आप इस तरह से समझिए, जब हैज हैव का प्रयोग किया जाता है तो उसके तुरंत बाद हमेशा इस केस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा, खास करके इस तरह के केसेज में। तो यू शुड हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, आपको इस कार्य को पूरा कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर का प्रयोग हमने शुड के ऊपर किया। अब सेकंड हमारा जाता है कि वुड क्या है। ठीक है, या उसके पहले कुड को हम देख लेते हैं। तो कुड का इन जनरल सेंस क्या होता है? टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी या पावर, और कह सकते हैं कैपेसिटी। क्लियर? तो इस संदर्भ में अभी तक जैसे शुड का प्रयोग हमने किया, अब आते हैं जैसे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के टर्म में ही कुड क्या है। तो कुड का प्रयोग खास करके कैन के पास्ट टर्म में प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ इसको आप डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बोलेंगे। तो इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले इसके जनरल मीनिंग को समझना होगा। कुड है क्या? तो कुड के संदर्भ में यही कहना है कि इसको आप जैसे कि इसको वर्बल आप समझ सकते हैं, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी। क्लियर? इसको कह सकते हैं टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी। क्लियर? क्षमता के बारे में। तो इस तरह का व्यक्त करने के लिए, जैसे मैं कहूं कि ही कुड ऑब्टेन गुड मार्क्स, है ना, इन हिज एग्जामिनेशन, या डायरेक्ट इन दिस एग्जामिनेशन, इस परीक्षा में वो अच्छा मार्क्स अंक प्राप्त कर सकता था, यानी पास्ट के। तो इस तरह से आप इसको एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर कि ही कुड ऑब्टेन गुड मार्क्स। क्लियर? गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर जैसे कि आप इस एग्जाम में, या वह इस एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सकता था, इसको अदर वे में हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि कुड का प्रयोग और किस रूप में हो सकता है। तो इन जनरल पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, खास करके इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से कि टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। क्लियर? इस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्रता पूर्वक निवेदन। एक तो निवेदन हुआ, आप उसको फॉर्मल रूप में कह सकते हैं, दूसरा यहाँ है कि पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, खास करके इस तरह से परमिशन को भी व्यक्त करने के लिए, लेकिन किस फॉर्म में? इंट्रोगेटिव टर्म में। क्लियर? तो इंट्रोगेटिव टर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कैसे? जैसे मैं कहूं कुड यू हेल्प मी या कुड यू हेल्प हिम, इस प्रकार से, तो वहां पर प्लीज का प्रयोग आप कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो वहां पर विनम्रता पूर्वक आप कह रहे हैं किसी को कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं या आप उसकी मदद कर सकते हैं, इस तरह से, या किसी से कोई चीज़ आपको करवाना या मांगना हो, कोई भी वस्तु, तो उस सेंस में आप पोलाइट रिक्वेस्ट के टर्म में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा आ जाता है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर परमिशन लेना चाहेगा तो उस सेंस में भी इसको कह सकते हैं। जैसे कि कोई प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर उसको स्मोक नहीं करना है, तो इस संदर्भ में आप अगर वो चाहे तो इसको कैसे बोल सकता है? तो कुड के साथ इसका इस्तेमाल कर सकता है, यानी कहे कुड आई स्मोक हियर, तो वहाँ परमिशन के संदर्भ में। तो कहने का मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन, तो दोनों कहेगा, लेकिन वो इंट्रोगेटिव का टर्म होगा। क्लियर?
तो इसी प्रकार से पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन में भी कुड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यानी कि कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन, जो उसको हम काल्पनिक बोलते हैं, जिसको ये हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं। जैसे अगर इसको देखा जाए इस प्रकार से कि यदि मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं एक कार खरीद लेता, या इस तरह से, तो वहाँ पर इस लग रहा है जैसे कि होता, यानी कि अभी हम किसी को बोल रहे हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट के अनरियल कंडीशन को दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टू एक्सप्रेस, या डायरेक्ट आप इसको इस तरह से भी टू शो प्रेजेंट, टू शो पॉसिबिलिटी, क्लियर? टू शो पॉसिबिलिटी वेयर आप यहाँ पर यस लिख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए किस में, तो किस तरह के सेंटेंस में, इन प्रेजेंट फॉर्म। क्लियर? इन प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को दिखाएंगे इस प्रकार से, लेकिन वो अनरियल सिचुएशन होगा, है ना? क्लियर? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इन प्रेजेंट, खास करके अनरियल सिचुएशन, यानी वो सिचुएशन ऐसा होगा जो एक प्रकार से लगेगा होता, यानी कि है नहीं, लेकिन उसको हमको व्यक्त करना है तो बोलना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि जैसे कि अभी जस्ट कुड के संदर्भ में कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई हैड सम मनी, इफ आई हैड, यानी कंडीशनल टाइप का होगा ये, कि यदि मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड सम मनी, और कोमा दे सकते हैं, नहीं तो देन का प्रयोग भी किया जाता है। अगर आप कोमा नहीं देंगे तो देन का प्रयोग करेंगे। तो इस संदर्भ में लिखेंगे आई कुड बाय ए कार, इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हैं। यानी कि इस प्रकार से आप अनरियल सिचुएशन को प्रेजेंट फॉर्म में दिखाने के लिए भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट और लेंगे जो कि आपको वुड से होगा, यानी डब्लू विल का पास्ट फॉर्म है वुड। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में भी कैसे बोलेंगे तो उसको देख लेते हैं। तो इस तरह के जो खास करके इसमें जहाँ तक मॉडल एक्जेक्टिव वर्ब की बात है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और ख़ास करके इस पर आप डिफरेंट टाइप्स के सिचुएशन में डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लास्ट इसमें आता है आपका वुड। तो वुड को हम खास करके विल के पास्ट फॉर्म में भी यूज करते हैं। विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, लेकिन इसको कैसे यूज करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि जब नरेशन हम बताएंगे, नरेशन के टर्म इस प्रकार से डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस सेंस में पास्ट का फॉर्म बनाता है। तो उसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ रमन सेड दैट ही वुड हेल्प हर, यानी उसने कहा, और इस सेंस में यानी कि विल का पास्ट फॉर्म है। तो कहने का मतलब विल का पास्ट फॉर्म है, तो अगर सेड शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर हमको विल का पास्ट वुड का ही प्रयोग करना होगा। या फिर इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि पास्ट के हैबिट को बताने के लिए भी आप वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि ही वुड गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी कि वह प्रत्येक सुबह, यानी हर एक दिन सुबह में या प्रत्येक सुबह को वह कहाँ करता था, जाया करता था, यानी पास्ट का टर्म वहाँ होगा। क्या करने तो घूमने के लिए, या ही वुड प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, इस तरह का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है इसका कि पोलाइट रिक्वेस्ट के टर्म में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और खास करके प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव संदर्भ में इस प्रकार से कहिएगा, जैसे कहूँ कि वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, तो यहाँ पर एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट का टर्म आ रहा है, तो वहाँ पर खास करके वुड का ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ इस टर्म में कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का जस्ट अभी हमने पहले भी कहा, और इस संदर्भ में भी, तो इसको कैसे बोलेंगे, खास करके इंट्रोगेटिव फॉर्म में, यानी कि इसको दिखाना है लेकिन इंट्रोगेटिव फॉर्म में। क्लियर? इंट्रोगेटिव फॉर्म या इंट्रोगेटिव
सेंटेंस के टर्म में आपको दिखाना है। तो इस तरह का एग्जाम्पल के द्वारा इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मैं कहूँ वुड यू हैव या टेक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे या चाहेंगे, इस तरह से। तो वहाँ पर उसको इस तरह से बताने के लिए भी आपको इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। तो कहने का अर्थ, या इसको वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, वुड यू हैव या वुड यू लाइक टू हैव। तो यहाँ पर वुड यू के बाद आप लाइक का प्रयोग कर सकते हैं, वुड यू लाइक, और यहाँ टू शब्द का प्रयोग होगा, टू हैव या टू टेक। क्लियर, वुड यू लाइक टू हैव या वुड यू लाइक टू टेक ए कप ऑफ टी। इस तरह से आप पोलाइट रिक्वेस्ट के टर्म में भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका कि वुड का प्रयोग डिटर्मिनेशन के टर्म में, या पास्ट कोई इच्छा है, यानी जो बीते हुए समय का कोई रह गया है, कोई इच्छा है मन में कि ऐसा काम करते, उसको बताने के लिए प्रेजेंट और पास्ट दोनों फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन अनरियल सिचुएशन होगा, वो रियल सिचुएशन नहीं होगा। तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वुड का प्रयोग खास करके पास्ट या प्रेजेंट दोनों फॉर्म में अनरियल सिचुएशन के लिए किया जा सकता है। क्लियर, अनरियल सिचुएशन के लिए, यानी पास्ट और प्रेजेंट फॉर्म में अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, खास करके तब जब इसमें डिटर्मिनेशन या कोई विलिंगनेस, कोई भी इच्छा की बात हो, तो इसको आप रख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इस तरह का आप पढ़े होंगे कि यदि मैं कहूँ कि इफ आई, कोई भी अगर कहता है कि इफ आई, है ना, इफ आई वेर अ वर्ड, यहां पर देन का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कोमा से काम चलेगा। देन आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखिए यहां इस तरह के केस में, ये हमने आपको बहुत पहले भी अब ये खास करके सिंटैक्स के टर्म में बताया था। कोई भी ऐसा जो अनफुलफिल या कोई इमेजिनरी अगर बात हो, तो उसमें सब्जेक्ट हमारा अगर फर्स्ट पर्सन भी क्यों ना हो, तो अनरियल कंडीशन में आई के साथ भी यहाँ पर वाज नहीं वेयर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन वो काल्पनिक बातें हो तो ये काल्पनिक है, कोई भी व्यक्ति चिड़िया हो तो नहीं सकता, ये उसकी एक प्रकार से इमेजिनरी इस तरह से अनरियल सिचुएशन में उसको बता सकता है। दूसरा कि कोई भी अगर ये कहता है कि इफ़ ही हैड विजिटेड आगरा, अगर इस तरह से यदि वह आगरा गया होता, ही वुड हैव सीन द ताजमहल। तो इस तरह से यदि वो आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता, तो गया नहीं, एक प्रकार से वो उसकी इच्छा रह गई, उस इच्छा को यानी पास्ट एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए भी इस प्रकार से कह सकता है। तो कहने का मतलब कि ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, खास करके इसमें कि पास्ट या प्रेजेंट फॉर्म में अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए, खास करके कोई डिटर्मिनेशन हो या फिर कोई विलिंगनेस हो, उसको व्यक्त करने के लिए इस तरह से आप इस तरह से सेंटेंस को रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज सिर्फ शुड, कुड और वुड, इस तीनों पर हमने चर्चा किया। आप इसको देखेंगे और इन रियल लाइफ सिचुएशन, खास करके व्हेन यू टॉक विथ अदर्स, आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। और इस तरह से नए नए खास करके मॉडल पर ही डिफरेंट टाइप्स के जो अदर फॉर्म है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और इसको आप सही से देखेंगे, समझेंगे, और अच्छा लगे तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट यू वॉच, you listen carefully, you listen, and thereafter like and subscribe and share also with to others more and more, so that a large number of students can get benefited more and more. ये आपको ध्यान रखेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच।